हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी करते होंगे। मैं ऋचा शुक्ला आपके अपने चैनल ऋचा मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज हमारी सेकंड क्लास है। हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको सेकंड क्लास में आज पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में बोली। ठीक है, इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण में भाषा, और आज हम पढ़ेंगे बोली। ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में मौखिक और लिखित दोनों रूप होते हैं। बोली भाषा का ऐसा रूप होती है जो किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है, यह केवल भाषा की बोलचाल का एक रूप है। बोली जब कोई भाषा एक क्षेत्र में ही प्रयोग की जाती है तो उसका लिखित रूप नहीं होता है। भारत में तो एक उक्त मशहूर है, कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर वाणी। देखिए, भाषा तो बहुत बड़ा होता है जो कि पूरे विश्व में बोला जाता है, लेकिन बोली जो होती है वो सिर्फ एक क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत छोटा सा रूप होता है बोली का। बोली आप जहाँ जिस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी बोली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक उक्ति मशहूर है, कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर वाणी। आप जैसे कहीं भी थोड़ी दूर पे जाते हैं तो आपको दूसरी जगह का पानी यूज़ करना होता है तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लोग कहते हैं कि पानी चेंज हो गया है, इस वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। तो ऐसे छोटी छोटी दूरी पे पानी चेंज होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। और थोड़ी दूर जाने पर हमारी चार कोश पर वाणी मीन्स थोड़ी दूर जाने पर हमारी बोली ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जिस भाषा को क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। भाषा में बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, जैसे ब्रज भाषा, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मैथिली, छत्तीसगढ़ आदि। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, उस तरह की बोली आपको सुनने को मिलेगी। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु अब इनमें से 4 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, और इस प्रकार वर्तमान में कुल भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब हमारे भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और अब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे बोली के बारे में। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, ये हम सिर्फ मौखिक भाषा में बोलते हैं। अच्छा, और बोली एक ऐसी है जो कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। यह केवल एक बोलचाल की भाषा है, बाकी और कुछ नहीं। इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, कोई लिपि नहीं होती, कोई लिखित रूप नहीं होता। ठीक, आई होप आपको बोली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लिपि पे। तो लिपि क्या है? मौखिक भाषा की ध्वनियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिखित चिन्हों अथवा लिखित ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं लिखित प्रतीकों को लिपि कहा जाता है। विश्व की अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि है। और हम क्या देख लेते हैं, लिपि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। देखिए, हम जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो मौखिक रूप से बोलते हैं। तो जो हम बोलने के लिए जो जो भी बोलते हैं उसको हमें लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार जिस ढंग से हम लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। परंतु अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं, लिखने का जो भी संकेत होता है, जो भी ध्वनि होती है, जो भी उसका ढंग होता है, तरीका होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो लिपि होता है, और लिपि अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए
अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को बोली, भाषा और लिपि समझ में आ गई है? अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको फिर दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे जिससे आपको ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण का क्या अर्थ होता है? व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण मीन्स उसको देखिए, भाषा का विश्लेषण करके आप उसकी रचना को हमारे सामने स्पष्ट रूप से वो रखता है। अगर भाषा व्याकरण नहीं होता तो हम भाषा को शुद्ध रूप से समझ नहीं पाते, शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते, शुद्ध रूप से बोल नहीं पाते। ठीक, तो इसीलिए व्याकरण हमारे भाषा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें भाषा को शुद्ध और परिमार्जित करना सिखाता है। देखिए, इसमें लिखा है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने का कार्य व्याकरण करता है। व्याकरण वे नियम होते हैं जिनके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप एवं परिमार्जित किया जाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका अध्ययन करने से व्यक्ति भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाता है। इन्हीं नियम को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण वह विद्या है जिसके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखता है। तो ये व्याकरण हो गया। और आपको एक चीज़ और बता दें कि व्याकरण के जो जनक हैं वो श्री दामोदर पंडित जी हैं। कौन है? श्री दामोदर पंडित जी इनके जनक हैं। और इनकी रचना, व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। किसने किया है? महर्षि पाणिनि ने। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि व्याकरण के जनक श्री दामोदर पंडित जी हैं और व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने किया है। ठीक है, और व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। और व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से परिमार्जित करना और शुद्ध रूप से उच्चारित करना सिखाता है। ठीक है, इसीलिए व्याकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर व्याकरण नहीं होता तो हम शुद्ध और अशुद्ध में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारी सेकंड क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।